हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 15, जिसमें हम हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट के विषय में चर्चा करेंगे, यानी उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय के विषय में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हों, चाहे बीए के बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर उनके सिलेबस में हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट है तो ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। और महत्वपूर्ण इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको प्राप्त होगा। ठीक है, साथ में आपको जो मोबाइल पे डिस्प्ले भी होगा वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में होगा, जो कि बहुत काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट बना देता है। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here, the High Court, the subordinate court. Here there is a most important topic today. There is a most important point here come in the screen, the State High Court. The State High Court, what do you mean the State High Court? Present there is a 21 High Court of 28 state and 7 union territory. The High Court are the highest court at state level but became part of integrated Indian judiciary. Their work under the superintendency and direct and control of the Supreme Court. There is the most important. There are 21 High Court for the 28 state and 7 union territory. There is the most important. The first is the topic here is the composition in the state High Court. Their first point here, composition. There is a high court of the each state. However, there can be a common high court for two or more states. For example, the state of Punjab and Haryana and the Union Territory of Chandigarh have a common high court and situated at the Chandigarh, and similar the high court of the Guwahati is a common for the 7 northeastern state of Assam, Nagaland, Manipur, Malayalam, Mizoram, Tripura and Arunachal Pradesh. Delhi, though not a state, has it is own separate high court. Every high court has a chief justice and number of judge. The number of judge varies from state to state. The number of judge each high court is determined by the president. The judge of the high court are appointed by the president of India. There is a most important point here. The judge of the high court are appointed by the president of India and will the appointment to chief justice of high court. The president has the consult. There is the chief justice of the Supreme Court and the governor of the state concerned. Will the appointment other judge and president or consular, they are the chief justice of the Supreme Court. The chief justice of high court and governor of the state concerned. The judge can be transferred from to one high court to be another by the president. As the mentioned earlier here, consultations with the chief justice of the Supreme Court is a respect of the appointment and transfer of the judge of the high court is also obligatory and bindings for the president. Will there a constitutional is a status of the president is remain intact. The actual selection of the judge is made by the team of the senior judge of the Supreme Court.
headed by the Chief Justice of India is accordance with the 1993 is the ruling as the reinterpreted in 1999 by the Supreme Court. There is the most important. This is known as the collegians of Supreme Court. Its recommendation are binding on the President. The next topic here are qualification and tenure and the removal of the judge. In order to be appointment as a judge of the High Court, the person concerned should be possessed of following qualification. He or she should be a citizen of India. He or she should have to held to the judiciary office at the district level as below for the least 10 years. And he or she should have been to the advocate in one or more high court for at least 10 years is continuously without a break. The once appointment the High Court is a judge hold the office till they are attained to the age of 62 years. There is a attained only 62 years. After retirement, they may be a appointment judge of Supreme Court or they may be practice as the advocate either is a Supreme Court it any High Court other than to the High Court in which they are serve as a judge. A High Court judge may be removed before she attained to age of 62 years. Only on the ground of incapacity or approved to the misbehavior, he and she may be removed if both the House of Parliament adopt the dissolution by the majority of their total membership and by the two-thirds of majority of member present and voting separately in each house in the same sessions. And such as the resolution is submitted to the president who then can remove the concerned judge. This procedure is the same of the for removal of judge of the Supreme Court. जैसे दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है राज्य उच्च न्यायालय। देखिए ये उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम राज्य के उच्च न्यायालय के विषय में यानी हाई कोर्ट के बारे में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे। कहते हैं अगर वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पर 28 राज्य है, लेकिन अभी 29 राज्य होगा और जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। लेकिन यहाँ पर जो किताब लिखी गई थी उस समय जो बुक बनाई गई थी उसमें वर्तमान में 28 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसके लिए 21 उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सबसे बड़े होते हैं, परंतु भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक अंग होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय की दिशा निर्देश का पालन सदैव करना पड़ता है, जो कि बहुत जरूरी है। देखिए 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में 21 उच्च न्यायालय है। आप यहाँ पर कंफ्यूज इस बात के लिए हो गए कि 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में 21 उच्च न्यायालय हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ न्यायालय जो होते हैं 2 या 4 स्टेट एक साथ मिलके एक जो है हाई कोर्ट मिलती है उनको, और कई जगह पर एकल ही होती है। तो इस वजह से जो है 21 उच्च न्यायालय के यहाँ प्रावधान किया गया है। यदि बात यहाँ पर करें हम इसी कंपोजिशन की यानी संगठन की, तो कहते हैं प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक संयुक्त राज्य उच्च न्यायालय भी हो सकता है, अर्थात पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के केंद्रीय प्रदेशों के लिए केवल एक उच्च न्यायालय है, चंडीगढ़ में स्थित है। यानी देखिए 3 स्टेट के लिए जो है सिर्फ एक ही उच्च न्यायालय है। इसी प्रकार गुवाहाटी में स्थित उच्च न्यायालय 7 उत्तरी पूर्वी राज्य जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के लिए है। यानी एक ही जो है उच्च न्यायालय ये जो है सारे के लिए है। जैसे कि आपको पता है 7 राज्यों के लिए है एक ही उच्च न्यायालय। इधर पे दिल्ली एक राज्य नहीं है, परंतु इसका एक अलग उच्च न्यायालय है। देखिए दिल्ली आज तक अभी राज्य नहीं बना है, सिर्फ ये यूटी में गिनती होती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग राज्य में भिन्न भिन्न हो सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं और न्यायाधीशों की संख्या भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से ही लेता है। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय के दूसरे उच्च न्यायालय में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरण में भी राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी ही होती है।
संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति ही नियुक्तियां करता है, परंतु 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए फैसले के अनुसार वास्तविक चयन तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा ही तथा मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। इसकी सिफारिश को राष्ट्रपति नकार नहीं सकता है। यानी देखा जाए तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, लेकिन सारी प्रक्रिया जो होता है यहाँ पर जो है मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में ही होती है। यानी राष्ट्रपति यहाँ पर सिर्फ नाम मात्र का फॉर्मेलिटी करते हैं, बाकी नियुक्ति तो जो देखा जाए तो वरिष्ठ न्यायाधीश ही कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया है और ये प्रावधान बनाई भी गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है योग्यता। देखिए, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या कार्यकाल होता था, न्यायाधीशों के पद से कैसे हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को न्यायाधीश होने के लिए उनमें से कुछ योग्यता होनी चाहिए। वो सबसे पहली बात तो वो कि वो भारत का नागरिक ही हो, जिला या उसे निम्न स्तर के न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो, किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में उसने लगातार 10 वर्ष तक वकालत किया हो। कहते हैं अगर एक बार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के बाद 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें या तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है या वे उच्च न्यायालय या किसी ऐसे उच्च न्यायालय में वकालत भी कर सकते हैं जिनमें न्यायाधीश न रह चुके हों। किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 62 वर्ष की आयु से पहले भी हटाया जा सकता है यदि वह असमक्ष हो अथवा उसका दुर्व्यवहार सिद्धांत सिद्ध हो गया हो। यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग एक ही पद सत्र में कुल सदस्य संख्या के पुण्य बहुमत अथवा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो न्यायाधीश को पद से हटाया भी जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव राष्ट्रपति को पेश किया जाता है और फिर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटा देता है। यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जाने का होता है। The next topic is the power and jurisdictions of the High Court. There is the most important topic here, power and jurisdiction of the High Court here. The High Court have a power to hear and decide a case which are the both directly to its. This power is called to original is the justifications and went to the High Court here to the appeal against the decision of the lower court. It is a call to the appellate jurisdictions. A High Court is a mostly a court of appeal. Appeal in a both civil and criminal case as a both to be against the decision of the lower court. There is a first important topic here, original jurisdiction here. The original jurisdiction of the High Court is very limited. The case of alleged to the violations of the fundamental right can be studied in the High Court or in the Supreme Court. The High Court have the power to issue order to the restore the fundamental right of people, and we will be recall there this order to call to the breast. The power to the issue the breast here, you have a read the right of constitutional reminders in the relation of fundamental right that the Supreme Court and High Court can be issue the breast ensure that right of the people are not be violated either by the state or otherwise. The Constitution has especially is given to the power to issue or contain the breast to the High Court. This court can be issued the breast which is the binding to direction of the court and to any person or authorities including to government of state concerned. The breast in their nature of the habeas to the corpus mandamus and provisions and qua warranto and the seri warrior. Explained in lesson 6 for the enforcement of the right of the people. This power is exercised to the original justifications of the High Court and not be is a derogators or similar power of Supreme Court. A High Court can be heard the petition in the original jurisdiction challenge there is elections of the member of the Parliament State Legislative Assembly. It can be set aside to election of a member if it is a find that he or she use a corrupt mean in his election. All the lower court is a function under to the superintendence, control and guidance of the High Court in their state. The High Court heard appeal against the judgment of the subordinate court in civil case. Appellate jurisdiction extend to all such a case which involve to the amount of exceeding to the 5 lakh. Any party of the civil discharge which is disqualified with the decision of the
The district court may be appealed against to discussion of the district court in the high court. It is also here a case relating to the patents and the designing and successions, land acquisitions and insolvency of the guardianship. The High Court here to decide to the appeal against this discussion of the sessions as a court is a criminal case on the accused who is the found guilty by the sessions court and the awarded as a sentence may be filed an appeal against the verdict of the sessions court. Sometimes even state may be appeal against to the session court judgment for the enhancement of the punishment. The High Court may be accept the decision of the session court or alter it on the increasing or reducing the sentence or the change of nature of the sentence or may be acquitted or accused. However, if you accuse is the awarded of a death sentence by the session court, the sentence must be confirmed by their high court before the person is hanged to the death. Even if the accused does not be filed on appeal against death sentence, the state is referred to the High Court for a confirmation. The next year, transfer of the cases to the High Court. If a High Court is certified that a case are pending in the subordinate court involve a subordinateness of question law as the interpretation of the Constitution, the High Court may be withdraw such a case from to the lower court. After examining the case, the High Court may be either depose if of itself or may be return it to be a lower court with the instruction for the disposal of their case. The next year, superintendence of the subordinate court. A high court has to be right to the superintendency and the control over all the subordinate court in all the matter of the judicially and administrative nature. In the exercise of the power of the superintendence, the high court may be called for any information from the lower court, may be make an issue general rule and prescribe a norms for the regulating the practice and proceedings of this court, and it is may be issue such a direction from time to time as it may be deemed necessary. It can also make a rule and regulation relating to the appointment, dimensions, demotion and promotions, and the leave of absence from the officer for the subordinate court. And next year, court of record. A high court is also court of record like a supreme court. Lower court in a state are bound to be follow the decision of the high court, which are stated of the president. A high court has also the power to punish for it's a concept of the precept. यदि बात करें हम उच्च न्यायालय की शक्ति और न्याय क्षेत्र की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं उच्च न्यायालय के पास कुछ मामले में सीधी सुनवाई और फैसले का अधिकार है, इसे आरंभिक क्षेत्र अधिकार कहते हैं। और जब किसी न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सुनवाई उच्च न्यायालय में होती है तो इसे हम अपीली क्षेत्र अधिकार कहते हैं, यानी अपीली क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय अपील करने का न्यायालय है और निचले स्तर के जो न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सिविल और फौजदारी मामले उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें आरंभिक क्षेत्र अधिकार की, तो ये बात साबित हो जाता है कि उच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्र अधिकार काफ़ी सीमित है। मूल अधिकारों के हनन संबंधी मामले उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में आरंभ किए जा सकते हैं और उच्च न्यायालय इस अधिकारों को पुनः लागू करने का आदेश भी दे सकता है। आपको याद ही होगा कि उन्हें आदेश कहते हैं, यानी उसको हम एक ही वर्ड से नाम जानते हैं, आदेश। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जनहित याचिका दायर करने के अधिकार। देखिए, आपने मूल्याधिकार से संबंधित अध्याय में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत पढ़ा भी होगा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के आदेश दे सकते हैं। ऐसा उस परिस्थिति में हो सकता है जब राज्य या किसी अन्य द्वारा मूल अधिकारों की अपेक्षा की जा रही हो। संविधान ने उच्च न्यायालय को ये आदेश देने का अधिकार भी दिया है कि ये न्यायालय ऐसे आदेश दे सकते हैं जो उस राज्य के किसी व्यक्ति या पदाधिकारी के लिए दिशा निर्देश की तरह होते हैं। इन आदेशों का उल्लेख किया अध्याय 6 में हमने विस्तार पूर्वक जाना था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देख जरूर लेना, जिसके द्वारा लोगों को मूल्य अधिकार को लागू किया जाता है। यह शक्ति उच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, जो किसी भी तरह सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी ही शक्तियों के विरुद्ध नहीं होती है।
उच्च न्यायालय अपने आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी सांसद या विधायक के चुनाव के विरुद्ध की गई याचिका पर सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय यदि पता है कि संसद या विधायक ने भ्रष्ट प्रकार से चुनाव जीता है तो वह उस चुनाव को रद्द भी कर सकता है। राज्य के सभी निम्न स्तरीय न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के निर्देश पर कार्य सदैव करता है। निम्न स्तरीय न्यायालय के फैसले के विरुद्ध मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय करती है और सिविल मामलों में जिनकी अनुमति राशि जो होती है 5 लाख से ऊपर हो चुकी, उनकी सुनवाई उच्च न्यायालय में किया जाता है। कहते हैं कोई भी पार्टी जो जिला सत्र न्यायालय के फैसले से असहमत हो वो उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, जैसे कि पेटेंट, डिज़ाइन, उत्तराधिकारी के मामले, भूमि अधिग्रहण तथा अभिभावक बनने की संबंधी मामले भी जो है अपील भी उच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। उच्च न्यायालय सेशन कोर्ट की आपराधिक मामलों की भी सुनवाई करती है। यदि सेशन कोर्ट में कोई व्यक्ति अपराधी साबित हो तो वह उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। कभी कभी राज्य भी सजा बढ़ाने के लिए सेशन कोर्ट से अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय सेशन कोर्ट के फैसले को स्वीकार भी कर सकता है। यह सजा के प्रकार को बदल भी सकता है या दोषी को मुक्त भी कर सकता है। परंतु यदि सेशन कोर्ट किसी दोषी को सजाए मौत देता है तो अभियुक्त को जो है फांसी देने से पहले ही उच्च न्यायालय से पुष्टि कराई जाती है। दोषी द्वारा अपील न किए जाने के बाद भी राज्य उस मामले को उच्च न्यायालय में पुष्टि के लिए भेज देता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उच्च न्यायालय में मामले का हस्तांतरण। देखिए, यदि उच्च न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाए कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुकदमे में संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है तो ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय स्वयं ही उस अधीनस्थ न्यायालय से अपने हाथ में ले लेता है। मामले की जांच के बाद या तो उच्च न्यायालय उसका निपटारा स्वयं करता है या निर्देश के साथ उसी अधीनस्थ न्यायालय के उस मामले को सौंप देता है। अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण कहते हैं न्यायिक अथवा प्रशासनिक सभी मामलों में उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर निरीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार रखता है। अपनी इन शक्तियों के अंतर्गत वह अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय से कुछ भी जानकारी मांग सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यप्रणाली के लिए सामान्य दिशा निर्देश जारी भी कर सकता है और यह सब उच्च न्यायालय समय समय पर भी कर सकता है। यदि आवश्यकता हो तो अधीनस्थ न्यायालय के जो पदाधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति एवं जो अवकाश के संबंधित नियम कानून बना सकता है। यानी इसमें कोई जो है दो राय नहीं है कि यदि आवश्यकता हो तो अधीनस्थ न्यायालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति भी कर सकता है, पदोन्नति भी कर सकता है, पदोन्नति भी कर सकता है। तो ये सारे कानून यहीं पे व्यवस्थित किया जाता है। अगला पॉइंट यही बताता है कि अभिलेख न्यायालय, देखिए स्वच्छ न्यायालय की तरह ही उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। उच्च न्यायालय के फैसले को निचले स्तर के न्यायालय मानने के लिए सदैव बाध्य होती है और अपनी उपेक्षा और जो अवमानना के लिए उच्च न्यायालय दंड देने की भी शक्ति रखता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।